Hello guys, good morning. Welcome to the Vedant Education. This is class 11th chemistry. जैसे आपको मालूम है कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना चैप्टर हमारा चल रहा था और उसमें 4-5 लेक्चर्स की हम बात कर चुके हैं। उसमें हमने एटॉमिक मॉडल्स, जो शुरुआती एटॉमिक मॉडल्स और उनका इंट्रोडक्शन, और उसके बाद में हमने थॉमसन और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और कुछ परिभाषाओं के बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। और रदरफोर्ड मॉडल तक हमने ये समझ लिया था कि रदरफोर्ड ने कहा है कि भैया न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी क्लासेस में चक्कर लगाते रहते हैं। यही क्या है, एटम का स्ट्रक्चर है, संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर उसने बता दी थी, ठीक है। उसने कहा था कि भैया इसका ये जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ना, अतिरिक्त नाभिक से अलग जो पार्ट है वो क्या होता है, रिक्त होता है। और उसका आयतन जो है ना, पूरे आयतन किसका, एटम का, वो क्या होता है, आयतन नाभिक से कितना होता है, 10⁻15 गुना ज़्यादा होता है। उसने कह दिया था कि जो डायमीटर है ना, ठीक है, डायमीटर व्यास जो है ना किसका, एटम का, वो क्या होता है 10⁵ गुना ज़्यादा होता है किससे, नाभिक के आयतन डायमीटर से। उसने कहा था कि भैया सेंटर पे क्या है, केंद्रित रूप में उस एटम का, परमाणु का द्रव्यमान है जो नाभिक के रूप में होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे थे, इसकी कमियां भी रही थी। क्या कमियां थी, मैक्सवेल ने कहा कि भैया अगर आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं तो वो क्या करते हैं, हमेशा कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है तो ऊर्जा को मुक्त करता है, और ऊर्जा अगर मुक्त करेगा तो ये सर्पिलाकार माध्यम में होते हुए नाभिक में गिर जाना चाहिए। परमाणु स्थायी नहीं रहेगा आपके हिसाब से, आप बताइए कि स्थायी क्यों है। रदरफोर्ड उसको नहीं बता सका था, ठीक है। दूसरा, रदरफोर्ड नहीं बता सका था कि उसमें कितने कोष होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनों के कितने कोष होने वाले हैं, ठीक है। कौन से कोष में इलेक्ट्रॉन घूमने वाला है, ये घूमता है ये बात बोली, लेकिन कौन से में कौन सा इलेक्ट्रॉन घूमेगा ये बात भी वो नहीं बोल सका। और एक तीसरी चीज़ वो नहीं क्या बता सका, स्पेक्ट्रम की बात भी वो नहीं बता सका कि भैया इसका स्पेक्ट्रम जो है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उत्सर्जन अगर लगातार है तो स्पेक्ट्रम भी क्या आना चाहिए, लगातार आना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्पेक्ट्रम कैसा आता है, टुकड़ों में आता है, रेखाओं में आता है, वो क्यों आ रहा है वो भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था, ठीक है। फिर उसके बाद में रदरफोर्ड के बाद में अलग अलग मॉडल्स और आएंगे जो उसको मॉडिफाई करते हैं, लेकिन बेसिक्स जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो रदरफोर्ड मॉडल से शुरू हो जाता है गाइस, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा, मैंने पूरी चीज़ नहीं बताई है क्योंकि हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ चुके हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे इसके अंदर बढ़ेंगे और आगे अगर देखते हैं भाई क्या चीज़ आती है, ठीक है। फिर इसके बाद में कुछ नई इन्वेंशंस हुई जिसको अपन टॉपिक के रूप में ले रहे हैं आज नया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस, जिसको हम EMR बोलते हैं या EM वेव्स बोलते हैं, मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है। या इसी को हम क्या कहते हैं, तरंग ऊर्जा भी कहते हैं, तरंग ऊर्जा, ठीक है। देखिए, मैं एग्जाम्पल के साथ में पहले इसकी डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूं कि ये क्या चीज है, ठीक है। और ये जो है फिर इसकी डेफिनेशन से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एनर्जी से रिलेटेड है, क्योंकि देखो हमने इसके नाम में ही क्या लिखा है कि नाम में हमने क्या लिखा है, तरंग ऊर्जा लिखा है गाइस, ये देखिए ये, तो मतलब ये एनर्जी से एसोसिएटेड है। देखना, इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई देखिए बॉडी दैट मीन्स कोई भी ब्लॉक या कोई भी ऑब्जेक्ट, यदि कोई बॉडी ऊर्जा उत्सर्जन करती है तो वह तरंग के रूप में होगा, ठीक है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कोई भी कण मान लीजिए, मैं इसकी जगह कण लिख देता हूं, कोई भी कण अगर ऊर्जा उत्सर्जन करता है तो वो तरंग के रूप में होगी। क्या, वो ऊर्जा, ठीक है, वो ऊर्जा क्या हो, तरंग के रूप में होगी, जो
आकाश में प्रकाश की गति कितनी होती है बच्चों? प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना, से गमन करती है। ये तो हो गया ये तरंग के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हो गया। कुल मिलाकर के ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों, ध्यान से समझना इस बात को कि कोई भी कण है आपके पास में, वो कण क्या करेगा? ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, और वो जो ऊर्जा है उसका संचार जो एक जगह से दूसरी जगह पे वो जा रहा है, ट्रांसमिशन। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार कण ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो वह तरंग के रूप में होगी। क्या? वो ऊर्जा, उस ऊर्जा का संचार, वो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी। भैया उत्सर्जन करेगा तो कहीं ना कहीं तो वो जाएगी, और वो ऊर्जा किसके रूप में जाएगी? तरंग के रूप में जाएगी बच्चों, ठीक है। अब वो तरंग के रूप में जा रही है, ठीक है। तो इसके पीछे अपन एक इससे आउट ऑफ द थ्योरी चलकर एक चीज समझते हैं कि इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी। हम इसको हमारा जो परमाणु संरचना हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, एक के बाद एक मॉडल, उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। देखो रदरफोर्ड ने ये कहा था कि भैया इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव करता रहता है, उस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है अपनी कक्षाओं में। तो जब भी इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट हुए तो क्या चीज मालूम चली कि भैया इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है, और जब भी आवेशित कण क्या करता है? मूव करता है, तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। वही ऊर्जा किसके रूप में गति करती है? तरंग के रूप में चलती है, ठीक है। देखिए जब कोई आवेशित कण ऑसिलेट, कंपन मान लीजिए, दोलन मान लीजिए, दोलन करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, तथा यह ऊर्जा, ध्यान देना, तरंग के रूप में संचरित, संचरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर संचरित होती है, ठीक है। ये चीज है। और फिर उसके बाद में ये थ्योरी आई, जो थ्योरी कहती है कि कोई भी कण अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो वो तरंग के रूप में होगा भैया। ये चीज़ ध्यान में रखना। और वो उसकी गति कैसी होगी? अगर आकाश की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं बिना किसी मीडियम की बात करते हैं, ठीक है, बिना किसी हवा की गैस की बात करते हैं जिसको हम निर्वात कहते हैं, तो उसकी गति कितनी होगी? प्रकाश की गति के हिसाब से ही वो चलती है, ठीक है। अब देखिए इतनी बात हो गई। अब हम क्या कहेंगे कि अगर मैं इस वेव को देखता हूं, इस तरंग को देखता हूं, तो क्या होता है इन तरंगों में? मतलब ऊर्जा जो हुई ना, हमें क्या चीज समझ में आई यहां से कि ऊर्जा जो है वो तरंग के रूप में गति करती है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऊर्जा जा रही है। अच्छा, इसका मतलब प्रकाश जो है वो ऊर्जा ही तो है हमारे लिए। सूर्य से जो प्रकाश हमारे पास आ रहा है वो ऊर्जा है, इसका मतलब सूर्य का प्रकाश तरंग के रूप में ऊर्जा भेज रहा है हमारे पास में, वो क्या है? ऊर्जा, है ना। अब देखिए इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। जैसे ही ये तरंग क्या होती हैं? संचरित करती हैं एक दिशा में, तो क्या होगा? इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं। क्योंकि देखिए गाइस, जैसे आप बात करते हैं कि कोई तार है, तार में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ऊर्जा चल रही है, तो क्या होगा? उस तार के चारों तरफ चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, जिसको आप फ्लक्स बोलते हैं फिजिक्स में। अब आप इसमें गौर कीजिए कि हम क्या कह रहे हैं कि तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो दोनों आपस में, जो दोनों कौन? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में तथा संचरण की दिशा, जो प्रोपेगेशन है ना, जिस दिशा में वो चल रही है, कौन? तरंग जिस दिशा में जा रही है वो है उसके संचरण की दिशा के साथ
समकोण पर होते हैं। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे कि जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र बना है ना, किसके चारों तरफ बनेगा? वो तरंग के चारों तरफ। तरंग क्या है? ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित होने का तरीका है तरंग। ठीक है, जो दोलन के रूप में चलती है। तरंग ऐसे ही तो चलती है, ठीक है ना। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि उसका जो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो क्या होता है? वो दोनों आपस में, उसका चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र आपस में ऐसे, और उसके संचरण की दिशा के साथ में क्या होते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, समकोण पे होते हैं। अभी मैं आपको रेडिएशन बना करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं कि भैया ऐसी कौन सी तरंगे हैं। फिर आप देखिए, रेडियो वेव्स होती हैं, है ना, रेडियो तरंगे होती है। ठीक है, दृश्य प्रकाश, सिंपली दृश्य प्रकाश, ये सब क्या है ना, रेडियो तरंगे हैं। गामा किरणें हैं, गामा किरणें हैं। ठीक है, और है ना, अल्फा, गामा, बीटा, जितनी भी है ना, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं EMR, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और कौन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ऐसी तरंग जिसमें चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, वो ही क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऐसी तरंग ऊर्जा जिसमें क्या है? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों हो, उनको क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलेंगे। ठीक है, वे तरंगे जिनमें चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों हैं, वे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, ओके, समझ में आ गई क्या बात? अब देखिए, मैं इनको ड्रॉ करके आपको बताता हूं कि भैया क्या है और कैसे ये देखने को मिलती हैं। देखिए जरा, जो भी आपकी तरंग है, तरंग क्या होती है? 3D में, त्रिविम के अंदर होती है, मतलब तीनों उसमें क्या होंगी? विमाएं होंगी। ये मान लीजिए y एक्सिस, ये x एक्सिस, x, y और z किधर होगा? इधर की तरफ, ये z। ठीक है ना। अब देखिए, ये मान लीजिए तरंग की दिशा है ना, ऊर्जा जो है इस दिशा में जा रही है, तरंग की दिशा है। ठीक है गाइस, x अक्ष के ऊपर। और हमने क्या कहा कि इस तरंग के साथ में इसका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे, जो किस पे है? समकोण पे है। तो तरंग ये है, तो तरंग के साथ समकोण क्या हो गया? ये और या फिर ये। देखिए, ये तरंग जा रही है, ये तरंग जा रही है, ये है इसके संचरण की दिशा। तो ये क्या है? इसका एक समकोण है, और ये भी क्या है? इसका समकोण है। अगर मैं इस पेन को ऐसे रखता हूं तो इस तरंग वाले पेन के साथ समकोण पे आ गया, ऐसे रखूंगा तो भी समकोण पे आ गया। अब मान लीजिए मैंने एक पेन तो ऐसे रखा और एक पेन ऐसे रखा, तो जो मेरी तरंग जा रही थी, ये वाली है ना, ये वाली, उसके साथ में रेड वाला जो है वो भी क्या है? 90 पे, ये भी 90 पे, और ये जो दोनों रखे हैं ना हमने, ये भी आपस में 90 पे हैं। तो इन दोनों में से ये मान लेते हैं हम क्या है? हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, और ये हमारे पास क्या है? विद्युत क्षेत्र है, और यह है तरंग की दिशा। तो देखो, तरंग किधर जा रही है? इस दिशा में जा रही है। ये दोनों इस तरंग के साथ 90 डिग्री पे हैं, और ये आपस में भी 90 डिग्री पे है। तो ये स्टेटमेंट हमने इसमें लिखा था कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों आपस में भी और उस तरंग के संचरण की दिशा के साथ भी क्या होते हैं? राइट एंगल पे होते हैं। देखिए, मैं ट्राई करता हूं, क्योंकि ये 3D की चीज है गाइस, तो थोड़ा सा बनने में दिक्कत हो सकती है, तो आप फोकस कीजिएगा इस बात पे। ठीक है ना। तो ये हो गया एक, और दूसरा देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरे पास y एक्सिस है, इसके ऊपर मैं इन दोनों में से एक चीज ले लेता हूं, और x एक्सिस के ऊपर इन दोनों में से एक चीज ले लेता हूं। तो y एक्स पे मैंने ले लिया इसका विद्युत क्षेत्र ले लेता हूं मैं। ठीक है, y एक्सिस पे कौन है? ये है। तो देखो, ये है इसका विद्युत क्षेत्र, और ये जो रेड वाला है ना गाइस, ये रेड वाला, ये है चुंबकीय क्षेत्र।
अब आप चीज को समझना गाइस, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर तरंग इस दिशा में जा रही है तो देखो वाई एक्स कहाँ है, ये वाला वाई एक्स है ना, तो ये तरंग है इसके परपेंडिकुलर, है ना, समकोण के ऊपर। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और इसके ही परपेंडिकुलर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये तो क्या कर दिया हमने वाई एक्सिस पे, तो विद्युत क्षेत्र कर दिया, तो ये विद्युत क्षेत्र है इस तरंग के समकोण पे, इसी है संचरण की दिशा। और ऐसे यू क्या है, जेड एक्सिस के ऊपर क्या आ रहा है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। ये है एक तरंग, आप इसको समझिएगा, ठीक है ना। बोलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वाला, ये रेड वाला जो पोर्शन है, ये क्या है आपका, कौन है, चुंबकीय क्षेत्र है, और ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो क्या है, वो है विद्युत क्षेत्र। और इमेज करने की कोशिश कीजिए, एक तो यूं चल रही है और एक यूं चल रही है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री के ऊपर है। आप ध्यान देना भैया, ये मैंने इसके बारे में लिख दिया है। देखिए इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखना। अच्छा, इनकी गति कितनी होती है तरंगों की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो प्रकाश की गति है। और हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चों ये निर्वात में होती है ये गति, अगर कोई माध्यम आ गया है तो गति बदल जाएगी, ये बात आप दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। अब देखिए, और अगर आप किसी तरंग की बात करते हैं तो देखिए तरंग संचरण में स्रंग व गर्त होते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये तरंग चल रही है ना गाइस, ये ध्यान देना, ये तरंग चल रही है। अब मैं केवल एक तरंग बना रहा हूं, उसके कोई भी वो नहीं बना रहा हूं, क्या, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो देखना बच्चों, ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ना, ये उठे हुए भाग है ना, इनको तो क्या कहते हैं, इनको तो कहते हैं स्रंग, ठीक है। और ये जो नीचे गहराई वाले भाग है ना, ये वाले भाग, इनको क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं, ठीक है। तो 2 स्रंग, ठीक है ना, ये हो गए स्रंग और ये हो गए गर्त। तो हमेशा तरंग क्या होती है, दोलन करते हुए चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से वो चलती है। और इसका जो निचला भाग है उसको क्या कहते हैं, गर्त, और ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, स्रंग कहते हैं, जिसको क्रेस्ट और ट्रो बोलते हैं। इसको देखिए क्या कहते हैं, क्रेस्ट, और इसको ट्रो। अगर आगे मैं इंग्लिश शब्द काम में लेता हूं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बोलिए तरंग समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं तरंग के लिए, वो आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन क्या करेंगे, इसके गुणों को समझाने के पॉइंट्स की बात करेंगे। और गाइस कई बार ऐसे पूछ लेता है कि भैया तरंग के जो गुण हैं, किरण के जो गुण हैं वो क्या है, वो उसको समझाते हैं या नहीं समझाते हैं, उसके गुणों को बताते हैं या नहीं बताते हैं। तो वो कौन होते हैं, 5 चीजें हैं आपके पास में। पहले होता है तरंग दैर्ध्य लैम्डा, दूसरा होता है आपके पास आवृत्ति, तीसरा होता है आपके पास समय अंतराल, चौथा होता है आपके पास में उस तरंग की ऊर्जा, हालांकि वो उसमें काउंट नहीं होगी, उस तरंग की वेलोसिटी, ठीक है, मतलब उस तरंग की स्पीड, मतलब गति, ठीक है। और पांचवा होता है उसके अंदर वेव नंबर, और एक होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। देखिए तरंग को तरंग के गुणों को समझाने में कुछ पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं, वो क्या है, ठीक है, समझाने में निम्न परिभाषाएं होती हैं, ठीक है। देखिए मैंने कहा लैम्डा तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, समय अंतराल, ठीक है,
और आवृत्ति के बाद में इसमें एक वेलोसिटी स्पीड हो गया, एम्पलीट्यूड मतलब उसका आयाम हो गया, ठीक है, वेव नंबर हो गया, तरंग संख्या। तो ये सब क्या है, ये इसके गुणों को समझाने के क्या है पॉइंट्स हैं। बाकी जैसे कई बार तीव्रता को पूछ लेता है कि क्या तरंग के गुणों को तीव्रता से समझाया जा सकता है, तो उससे नहीं समझाया जाएगा, ठीक है। अब मैं जो जो चीजें बताऊंगा उन्हीं से समझा सकते हैं। पहला देखिए, इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक है, लैम्डा से इसको लिखते हैं, ये लैम्डा है, लैम्डा इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वेवलेंथ। आगे से ध्यान रखना बच्चों, इंग्लिश के टर्म्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है वेवलेंथ। तो देखो कि किसी भी तरंग की एक अपनी वेवलेंथ होती है, निश्चित वेवलेंथ होती है, ठीक है। किसी भी तरंग की एक निश्चित वेवलेंथ होती है, और वो वेवलेंथ क्या है, जो तरंग जो चल रही है ना गाइज, उस तरंग में जो दो श्रृंग और गर्त हैं, ठीक है, उनके बीच में निश्चित दूरी होती है, ठीक है। उसके बीच में क्या होती है, एक निश्चित दूरी होती है। उसी दूरी को हम क्या कहते हैं गाइज, उसी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, ठीक है। तो लैम्डा क्या है, तरंग में दो क्रेस्ट, मैंने वहां बता दिया है आपको, मिटाऊंगा फिर बाद में, इसलिए मैंने उसको रखा है, या ट्रॉ के बीच की, ध्यान देना, तरंग में दो क्रेस्ट या ट्रॉ के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। ये क्या है, हर एक तरंग का आइडेंटिकल गुण होता है, उस तरंग का अपना एक गुण होता है, और हर तरंग की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है गाइस, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जो नजदीक के दो श्रृंग या गर्त हैं, अब हो सकता है कि आपने अभी यहाँ श्रृंग लिया है तो गर्त भी ले सकते हो, ये दो गर्त हैं, इनके बीच की दूरी को भी आप क्या लेंगे, ये भी क्या है, लैम्डा ही है, बराबर होती है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि भैया श्रृंग की दूरी, दो श्रृंग की दूरी अलग है और गर्त की दूरी अलग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये ध्यान रखिए कि ये क्या होती है, बराबर होती है। तो दो नजदीक वाले, दो नियरेस्ट श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको लैम्डा वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य। ध्यान रख लेना, आगे चल के इस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको हम किस किस में डिनोट कर सकते हैं, इसको, इसे, क्योंकि देखो ये दूरी है बच्चों, क्योंकि ये क्या है, दूरी है, इसके मात्रक देखिए, मात्रक, SI यूनिट जो होती है इसमें क्या होती है, मीटर होती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं और उनको आप आपस में इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसको आप किस में बता सकते हैं, देखिए जैसे आप ये कहें कि भैया इसको नैनोमीटर में भी बोल सकते हैं, है ना, नैनोमीटर में भी बोल सकते हैं। तो नैनोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है, 10 की घात -9 मीटर के बराबर होती है क्या, नैनोमीटर। इसको एंगस्ट्रॉम, इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में भी लिखा जा सकता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के आपको आपस में इनको परिवर्तित करने के लिए, इंटर कन्वर्ट करने के लिए आवश्यकता पड़ सकती है क्वेश्चंस में, है ना, यूनिट सेम करते हैं ना तब। तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंगस्ट्रॉम में भी लिखते हैं, और एंगस्ट्रॉम और मीटर में क्या रिलेशन होता है, 10 की घात -10 का रिलेशन होता है ना। अच्छा, पिकोमीटर, पीएम को क्या बोलते हैं, पिकोमीटर बोलते हैं, इसमें क्या रिलेशन होता है, 10 की घात -12 मीटर का रिलेशन होता है। अच्छा, एक होता है एफएम भी होता है, एफएम वो गाने सुनने वाला एफएम नहीं होता है गाइस, ये होता है, इसको बोलते हैं फेम्टोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, फेम्टोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फेम्टोमीटर कहते हैं। तो ये काफ़ी सारे यूनिट्स हैं जो आपको वेवलेंथ के लिए यूज़ में लिए जा सकते हैं, और इनका मीटर के साथ ये रिलेशन। आप सेंटीमीटर में भी जा सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 10 की घात 3 से गुणा करते हैं ना, 1000 से गुणा करते हैं, तो 1000 से गुणा करोगे तो इसमें 3 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -6 सेंटीमीटर हो गया। इसको आप करोगे, सॉरी 2,
100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, तो 2 कम करेंगे तो 10 की घात -7 सेंटीमीटर, 10 की घात 8 सेंटीमीटर, 10 की घात 10 सेंटीमीटर, 10 की घात 13 सेंटीमीटर। तो मीटर से सेंटीमीटर आप जा सकते हैं, केवल मैंने इसकी SI यूनिट में इंटर कन्वर्जन आपको बता दिया है। तो ये होता है बच्चों तरंग दैर्ध्य, जिसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा। इसका साइन मैंने आपको बता दिया है, क्या है इसका साइन, ये वाला साइन है। दो नजदीक वाले ट्रो और क्रेस्ट, सुरंग और गर्त के बीच की दूरी, या तो सुरंग के ले लो या गर्त की ले लो, उनके बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ कहते हैं। नजदीक वाले, पास के, ठीक है ना, दूर दूर के मत ले लेना, दो नजदीकी, बिल्कुल पास के जो क्रेस्ट या ट्रो हैं उनके बीच की दूरी ले लीजिए, वही क्या होती है, लैम्डा होती है गाइस, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या चीज हम इसमें समझ रहे हैं, वो है इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, किसमें मैं गुणों को समझाने वाली परिभाषा की बात कर रहा हूं, आप फ्रीक्वेंसी से भी समझा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, इसको लिखते हैं न्यू, क्या बोलते हैं इसको, न्यू। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। बहुत सारी चीजें हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो आवृत्ति को लिखने का तरीका क्या है, सिंबल क्या है, ये V नहीं है बच्चों, ये देखो थोड़ा टेढ़ा कर दिया ना मैंने, इसको बोलते हैं न्यू, बोलते हैं न्यू। म्यू भी नहीं है ये, म्यू एम म्यू नहीं है, ये क्या है, न्यू है, NU, न्यू बोलते हैं इसको, आवृत्ति इसको हिंदी में कहते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, देखिए क्योंकि तरंग की संख्या की हम बात करें, जैसे देखिए कि दिन के अंदर कोई रेलवे स्टेशन है तो उसमें पूरे दिन के 12 घंटे हैं, 12 घंटों में एक ट्रेन कितनी बार आती है, मान लीजिए 5 बार आती है, तो हम क्या बोलेंगे कि उस ट्रेन की प्रतिदिन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 बार की है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे कि 1 सेकंड में कितनी बूंदें गिरी, वो क्या होगी, बारिश की बूंदें गिर रही, तो वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसकी आवृत्ति है, ठीक है। जैसे आप बात करेंगे कि हम वो जादू वाली बॉल होती है ना, जिसको पटकते हैं तो बहुत तेजी से उछलती है, जंपिंग बॉल होती है, उसको आपने यूँ छोड़ दिया और आप देखेंगे कि यहाँ पे देखना है मुझे, तो बॉल क्या करेगी, ऐसे ठक 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 चलती रहती है। तो आप बोलेंगे कि इस पॉइंट पर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में वो बॉल कितनी बार आई, उसी को क्या बोलेंगे, उसकी आवृत्ति बोलेंगे। तरंग भी ऐसे ही होती है, ऐसे तरंग होती है, यूं 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 चलती है, यूं यूं चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है ना। एक तरंग फिर आई, फिर आई, फिर आई, फिर आई, दोलन करती है। तो तरंग भी किसी एक बिंदु से प्रति सेकंड में कितनी बार आती है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, उसी को उसकी आवृत्ति बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स देखो, किसी तरंग की एक बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली संख्या, ठीक है। तरंगों की वो संख्या जो किसी एक बिंदु से प्रति सेकंड गुजर रही है, उसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहलाती है, आवृत्ति होती है, ठीक है। तो आवृत्ति क्या हुई, कोई एक बिंदु निश्चित कर लिया हमने, रेलवे स्टेशन निश्चित कर लिया, और 12 घंटे में देखेंगे कि ट्रेन कितनी बार आ रही है, उसी को क्या बोलेंगे, ट्रेन की आवृत्ति बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरंग की आवृत्ति क्या होगी, एक बिंदु निश्चित कर दिया और उस बिंदु से तरंग 1 सेकंड में कितनी बार गुजर रही है, उसी को हम बोलेंगे, उसकी आवृत्ति बोलते हैं। और इसको किससे लिखते हैं, न्यू से लिखते हैं। मात्रक देखना बच्चों, इसको किस में लिखते हैं, इसको हर्ट्ज में भी लिखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हर्ट्ज, हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको प्रति सेकंड में भी लिख देते हैं, बोलते हैं ना कितनी तरंगों की कितनी संख्या गुजरी एक बिंदु से, 10 तरंगे गुजरी, तो मैं क्या बोलूंगा, 10 तरंग प्रति सेकंड, क्या बोलूंगा, 10 तरंग प्रति सेकंड क्या हो गई, उसकी आवृत्ति हो गई। फॉर एन एग्जाम्पल मैं क्या बोलूंगा कि
10⁻³ तरंग प्रति सेकेंड, ठीक है। न्यू बराबर क्या हो गया, ये है आवृत्ति। समझ में आ रही है क्या आपको बात? तो आपको हर्ट्ज में भी लिखने को मिल सकता है और इसको प्रति सेकंड में भी लिख सकता है, क्योंकि देखिए एसी जो होती है, क्या एसी अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, वो क्या होती है, तरंग के रूप में चलती है ना, कभी माइनस कभी प्लस, कभी माइनस कभी प्लस। तो तरंग है वो एक तरीके से, और उस तरंग की आवृत्ति होती है निश्चित। हमारे जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। क्या होती है? 50 हर्ट्ज, मतलब 50 तरंग प्रति सेकंड गुजरेगी एक बिंदु से होकर के। तार है, तार का ये बिंदु ले लिया, इससे कितनी तरंगे गुजरेगी एक सेकंड में? 50। वो क्या होगी? 50 हर्ट्ज की आवृत्ति हो गई, या 50 तरंग प्रति सेकंड उसकी आवृत्ति हो गई। मेरे ख्याल से आपको ये आवृत्ति समझ में आ रहा है, न्यू समझ में आ रहा है, ठीक है क्या? समझ में आ गई क्या बात? अब जरा देखिए, मैं अब यहाँ पे एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता हूँ, किसके साथ में? ये जो हमारा लैम्डा और न्यू है उसके साथ में। देखो 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ गाइस। एक एग्जाम्पल तो देखिए ऐसा है, और एक एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा है। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों के अंदर आवृत्ति किसकी ज्यादा है, ठीक है। अब देखो ये तरंग क्या हो रही है, जल्दी जल्दी चल रही है, ये तरंग क्या कर रही है, ज्यादा समय ले रही है, तो इस तरंग की आवृत्ति ज्यादा है ना? समझ में आ रही है ना? ये क्या है? उच्च आवृत्ति, और ये क्या है? निम्न आवृत्ति की तरंग है। ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि बच्चों ये देखो कितना धीरे धीरे चल रही है, लंबी दूरी तय कर रही है ना? तो ये एक सेकंड में एक बिंदु से कम तरंगे पास करेंगे। ये देखो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत जल्दी जल्दी चल रही है ना? तो ये क्या है? एक ही सेकंड में बहुत सारी तरंगे आ जाएंगी और ये कम आएंगी, तो इसकी आवृत्ति ज्यादा, इसकी आवृत्ति कम। अच्छा, अब इसमें देखो कि यहां पे ये जो आपका 2 सुरंग हैं उनके बीच की दूरी देखना जरा, लैम्डा, और यहां पे इन दोनों के बीच की दूरी देखो कितनी है, लैम्डा। बोलेंगे तो लैम्डा ही दोनों को, लेकिन इसका लैम्डा ये है तरंग 1, ये है आपकी तरंग संख्या 2। अब देखना जरा, मैं यहां लिखता हूं न्यू 1 क्या है, ग्रेटर देन न्यू 2, है ना? न्यू क्या है? आवृत्ति किसकी? 1 पहली तरंग की क्या है? ज्यादा, किससे? दूसरी तरंग से। और लैम्डा 1 इज स्मॉलर देन द लैम्डा 2। पहली तरंग का लैम्डा देखो छोटा है और इसका लैम्डा बड़ा है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? न्यू इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा लिख सकता हूं क्या? है ना? इसका मतलब जिसका लैम्डा बड़ा होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ बड़ा होगा, उसकी आवृत्ति उतनी ही कम होती चली जाएगी। बोलिए ये बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और इसी से हम क्या कर सकते हैं, न्यू बार का भी पता लगा सकते हैं, वो आगे अपन देखेंगे। ठीक है ना? चलिए अब देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट इक्वल नहीं। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? है? अब देखिए जरा, अगर मैं कहता हूं कि इसका समानुपाती नियतांक बताइए, समानुपाती नियतांक क्या है? C। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? न्यू इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं क्या? C क्या है? प्रकाश की गति। देखो कितना सुंदर तरीके से नया रिलेशन आ गया ना। तो न्यू इक्वल्स टू C ओवर लैम्डा भी होता है, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा भी होता है। और हमें यह समझ में आ गया कि जिस भी तरंग की आवृत्ति ज्यादा है उसका लैम्डा कम होगा, मतलब उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी जब भी उसकी आवृत्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। बोलिए बात समझ में आ गई क्या आपको? ठीक है, अब देखिए इसके बाद में मैं बात करता हूं टाइम पीरियड की, समय अंतराल की बात करता हूं। ठीक है, कि समय अंतराल क्या है, जरा देखना बच्चों। थर्ड चीज,
समय अंतराल t से इसको हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे टाइम पीरियड। ज्यादा कुछ नहीं है, एक तरंग द्वारा किसी बिंदु को पार करने में लगा समय, यही क्या होता है, समय अंतराल होता है। तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यू, ये होता है समय अंतराल। आप इसको समझ लीजिए, है ना। देखो आवृत्ति क्या है, प्रति सेकंड है ना, कितनी है, प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे यूनिट देखना जरा, इसका यूनिट में लिखता हूँ, इकाई है, ये इकाई है, प्रति सेकंड है। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो t समय अंतराल किस में आएगा, सेकंड में आएगा। किस में आएगा, इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। ठीक है, तो समय अंतराल हुआ, पहला तरंग दैर्ध्य हुआ लैम्डा, दूसरा हमारे पास हुआ आवृत्ति, तीसरा हमारे पास हुआ समय अंतराल। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और नई चीज पे चलते हैं। नई चीज है हमारी वेलोसिटी, स्पीड है, इसकी बात करते हैं। चलिए चौथी चीज, और अभी मैं सारी चीज़ों को एक साथ करके आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं ये सारी चीज़ों की मैं लिख देता हूँ, पे आ जाएंगे अभी, है ना। चौथी चीज़ वेलोसिटी या गति। वेलोसिटी देखिए बच्चों, C से भी लिखते हैं इसको और V से भी लिखते हैं। देखिए कितनी होती है गति, बताओ गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये प्रकाश की गति से चलती है। ठीक है, ये तो हमारे पास फिक्स है, तो फिर इसको पढ़ने की आवश्यकता क्या है। लेकिन ये कहां होता है, जो निर्वात में है, निर्वात में है। लेकिन अगर आपको उस तरंग की गति की बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है, कोई माध्यम आ गया, तो ये है v, ये माध्यम में गति हो जाएगी, तरंग की गति हो जाएगी। तो दोनों से डिनोट करते हैं, लेकिन चीज अलग अलग है, ये बात आप दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, तो देखो स्पीड क्या होती है, अगर किसी भी कण की स्पीड, किसी भी गाड़ी की स्पीड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं बच्चों, बताओ क्या करते हैं, दूरी बटा समय करते हैं। तो इसमें दूरी बताओ क्या होती है, दूरी क्या होती है, इसमें लैम्डा क्या होती है, डिस्टेंस होती है। देखो किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, गति होती है। ठीक है, देखो c क्या है, ये तय की गई दूरी बटा t। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, हमें मालूम है कि t क्या होता है, जो आवृत्ति है उसका उल्टा होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसकी वैल्यू यहां रखूंगा, तो c = क्या हो गया, न्यू लैम्डा हो गया कि नहीं हुआ, है ना। देखो t जो है आपका समय अंतराल क्या होता है, 1/ν होता है, तो न्यू को यहां रखते ही क्या हो गया, ये c = न्यू लैम्डा हो गया। और आप ये चीज भी कर सकते हैं इसके अंदर कि आपको अगर लैम्डा निकालना है तो आप क्या करेंगे, c/ν कर सकते हैं। आपको न्यू निकालना है तो आप c/λ कर सकते हैं। ये चीज आप फिक्स कर लेना दिमाग के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी गति है। और गति जो है वो कैसे होगी, वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे बच्चों, ध्यान देना। गति क्या होती है, इसकी मीटर पर सेकंड या फिर आप सेंटीमीटर पर सेकंड में इसको ले सकते हैं। ठीक है, देखो वो तो सिंपल सी बात है। इसका बताओ यूनिट क्या होता है, इकाई देखिए, इकाई लैम्डा की इकाई क्या होती है बच्चों, मीटर, और न्यू की इकाई क्या होती है, प्रति सेकंड। ये लीजिए,
तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड इकाई हो गई किसकी, इस वेलोसिटी की, कि कोई भी तरंग 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, तो मीटर प्रति सेकंड क्या हो गई, इसकी इकाई हो गई है। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जो आपके पास में तरंग है उसकी गति इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए अभी इसमें हमें पता है कि c क्या है, कांस्टेंट है, c बराबर क्या है, नियतांक। ध्यान देना बच्चों एक बात पे ध्यान देना। तो इस टर्म को मैं कैसे लिखूं, इसको हटा दूंगा तो यहां क्या आ जाएगा, नियतांक की जगह क्या आ जाता है, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती आ जाता है। ये देखिए जरा, ये आ जाएगा। अतः आवृत्ति तरंग की वेवलेंथ के व्युत्क्रम होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि नहीं लिखा था बच्चों, यहाँ पे जब हमने आवृत्ति की बात की थी, हमने कहा था कि भैया एक तो ये तरंग है, ठीक है, ये उच्च है, लेकिन लैम्डा क्या है इसका, निम्न, छोटा है, देखो पास पास में है। एक आप ये देख रहे थे, लैम्डा दूर दूर है, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, न्यू क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। आवृत्ति निम्न हो गई तो लैम्डा क्या हो गया, उच्च हो गया। तो दोनों आपस में क्या है, उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, व्युत्क्रम होते हैं। बात समझ में आ गई क्या, गति की बात समझ में आ गई क्या, मीटर पर सेकंड आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 चीज हो गई। चलिए 5वीं चीज देखिए, जिसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। ठीक है, तरंग संख्या, वेव नंबर किससे लिखते हैं, जो आवृत्ति है उसके सिर पे एक लाइन खींच दो। यह आवृत्ति न्यू था और ये ऊपर लाइन खींचा, तो इसको क्या बोलेंगे अब, न्यू बार। इसको क्या पढ़ते हैं, न्यू बार पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो तरंग संख्या की मैं बात कर रहा हूं, तरंग संख्या क्या होती है। ठीक है, देखिए तरंग संख्या हमेशा 1 सेंटीमीटर की दूरी में कितनी तरंगें उपस्थित है, उसी को हम तरंग संख्या कहते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर दूरी या लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। ठीक है, यह जो होती है, हमेशा ध्यान देना, यह तरंग संख्या क्या होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं कि भैया यहां से लेकर के यहां तक ये दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। अब आप जितना ज़्यादा इसके लैम्डा को बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा वेवलेंथ को करेंगे, उतना ही क्या होगा, इसमें तरंगों की संख्या कम आती जाएगी। एक तो मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे लैम्डा की तरंग लेता हूँ, तो 1 सेकंड में देखो कितनी तरंगें आ गई। एक मैं बड़े लैम्डा को लेता हूँ, तो देखो 1 सेंटीमीटर में यहाँ से यहाँ तक कितनी सी तरंगें आ रही है। इसका मतलब यह क्या होता है, यह होता है न्यू बार, उल्टा होता है किसका, लैम्डा का। बोलो जी बच्चों, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और अब आप इससे क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। लैम्डा क्या है, सी ओवर क्या होता है, न्यू होता है। लैम्डा इज इक्वल्स टू सी ओवर न्यू, है ना, न्यू। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो लैम्डा की जगह मैं रख रहा हूँ, तो न्यू बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये सी ओवर न्यू हो जाएगा, तो न्यू ऊपर चला गया, न्यू ओवर सी भी आ सकता है इससे, है ना। तो ये क्या है, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी तरंगे हैं, उस चीज को हम लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी इकाई क्या हो जाएगी, इकाई क्या हो जाएगी, प्रति सेंटीमीटर। ठीक है ना, इकाई क्या हो जाएगी, प्रति सेंटीमीटर, क्योंकि लैम्डा जो क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर में काउंट करते हैं ना, तो इसकी जगह में क्या लिख दूं, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तरंग संख्या हुई क्या, समझ में आई क्या आपको तरंग संख्या। ठीक है, देखिए
अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर लास्ट अपन क्या ले लेते हैं, एम्पलीट्यूड ले लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। और देखिए आयाम क्या होता है, नेक्स्ट और लास्ट चीज में इसमें ले रहा हूं, छठे नंबर पे आयाम, और फिर सब चीजों के फॉर्मूले जो हैं उनको एक जगह में कर दूंगा, ठीक है। आयाम देखिए 6th नंबर पे है आयाम, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसको ए से लिखते हैं गाइस, ठीक है। देखो हर तरंग के अंदर क्या होता है, एक श्रृंग और गर्त होता है, ठीक है। तो आयाम क्या है, किसी तरंग के श्रृंग या गर्त, क्रेस्ट या ट्रॉ। और देखिए किसी भी तरंग के जितने श्रृंग हैं सबकी आपस में ऊंचाई बराबर होगी, तो सबके गर्त की गहराई भी बराबर होगी, और श्रृंग और गर्त की ऊंचाई और गहराई भी हमेशा बराबर होती है, ठीक है। तो किसी तरंग के श्रृंग या गर्त की ऊंचाई या गहराई, है ना, समझ में आ रही है बात। अगर आप श्रृंग लेंगे तो ऊंचाई और गर्त ले रहे तो गहराई को आयाम कहते हैं, ठीक है। देखिए ये यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, ए है, आयाम है, ठीक है। ये क्या है, इस श्रृंग की ऊंचाई है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आयाम कह रहे हैं। अब चलिए, अब मैं आपको कुछ यहाँ पर वापस से सभी जितने भी डेफिनेशंस हमने यहाँ यूज़ की हैं, जितने भी हमने फॉर्मूले यहाँ यूज़ किए हैं, सबको मैं आपको एक बार आपस में इंटर कन्वर्ट करके बता देता हूँ, एक साथ लिख करके बता देता हूँ, एंड देन आपको इनके कैलकुलेशंस भी मैं बता दूंगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। चलें आगे, देखो तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अभी लैम्डा पढ़ा, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जिसको हम कहते हैं। अब मैं इनको इंग्लिश में लिखूंगा बच्चों, आप देखना, है ना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है इसमें, लैम्डा, इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, आवृत्ति न्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, समय अंतराल, टाइम पीरियड पढ़ा, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, न्यू बार, तरंग संख्या है, मतलब वेव नंबर, ठीक है। 4 हो गई। 5वीं संख्या वेलोसिटी, सी, गति, वेलोसिटी, है ना। इनको भी हिंदी में लिखूं क्या, अरे हिंदी मेरी थोड़ी तंग है भैया। दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, समय अंतराल, ठीक है। और एक क्या था, ए एम्पलीट्यूड, आयाम। ये हमने 6 चीज पढ़ी। अब देखो हमने क्या कहा था, न्यू इज इक्वल्स टू, हमने क्या कहा था कि तय की गई दूरी बटा समय, सॉरी आवृत्ति है ना, ये तो आवृत्ति है। एक हमने कहा था कि भैया आवृत्ति जो है वो क्या होती है, उसके तरंग दैर्ध्य के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका नियतांक रख सकता हूँ जो क्या होता है, सी। तो न्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, सी अपॉन लैम्डा हो गया, ठीक है। तो देखो आवृत्ति निकालने का तरीका आ गया हमें। और देखिए, और आप ये देखिए कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यू लैम्डा हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसकी गति आ गई, है ना। एक ही चीज से इसकी गति आ गई, ये इसकी आवृत्ति आ गई, आवृत्ति आ गई। और इसी से आप लैम्डा निकाल लीजिए। लैम्डा कैसे निकाल लेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यू को नीचे ले जाइए, c ओवर न्यू हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य आ गया, तरंग दैर्ध्य, ठीक है।
और अच्छा, एक चीज मैंने क्या बोला था कि न्यू बार जो होता है उल्टा होता है किसका, लैम्डा का। और अगर मैं लैम्डा की वैल्यू रखता हूं तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, सी ओवर न्यू है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू मैं यहां रखता हूं तो क्या हो जाएगा, देखना जरा, न्यू बार इज इक्वल्स टू न्यू ओवर सी हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ये क्या है, तरंग संख्या है ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बच्चों, देखो बहुत इजी है ना, सारे के सारे फॉर्मूले हमने आपस में इंटर कन्वर्ट कर दिए हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है। अच्छा, न्यू को निकालने का एक और तरीका हो गया। न्यू को निकालने का एक तो ये है, एक इससे भी तो कर सकता हूं मैं। देखो, इसको मैं सी को इधर ले जाऊं तो क्या हो सकता है, न्यू इक्वल्स टू क्या हो सकता है, सी न्यू बार भी हो सकता है। ये देखो, आवर्ती निकालने का तरीका एक और हो गया, है ना। ये भी क्या है, इसका तरंग संख्या का तरीका हो गया। तो आपस में आप इंटर कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए, आवर्ती की इकाई, मेन इकाई क्या होती है, प्रति सेकंड या हर्ट्ज हमने बोली थी। गति की क्या होती है, दूरी बटा समय होता है ना। तो दूरी क्या हो गया, इसकी इकाई क्या हो गई, मीटर प्रति सेकंड हो सकती है, ठीक है। लैम्डा क्या हो सकता है, सेंटीमीटर या मीटर हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, लंबाई होती है। ये तरंग संख्या क्या है, तरंग संख्या क्या है, इसका क्या था, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितनी तरंग होगी, 10 तरंग प्रति सेंटीमीटर, तो ये प्रति सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो सबकी इकाइयां भी इस तरीके से होती हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया क्या आपको, ठीक है। तो अब देखिए, मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं इसके अंदर ही। वो चीज क्या है, वो चीज है विकिरण स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। विकिरण स्पेक्ट्रम मतलब वेव स्पेक्ट्रम, विकिरण, तरंग, वो सब एक ही बात है, ठीक है। देखो क्या होता है, बहुत सारी वेव्स होती हैं, है ना, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। EM विकिरण स्पेक्ट्रम, EM वेव स्पेक्ट्रम, ठीक है। हमने एक चीज बोली है कि आपका न्यू जो है लैम्डा के व्युत्क्रम होता है, मतलब जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है उसकी आवृत्ति हमेशा कम रहेगी। तो स्पेक्ट्रम में देखिए क्या मैं लिखता हूं कि आप ये लिखें कि भैया लैम्डा घटता है तो न्यू बढ़ता है, ठीक है। देखिए, आवृत्ति 0 या न्यूनतम, मिनिमम, यहां क्या है, लैम्डा मिनिमम, ठीक है, तरंग दैर्ध्य। यहां पे क्या होगा, लैम्डा अधिकतम, यहां पे क्या होगी, आवृत्ति न्यू मैक्सिमम। देखो चीज समझ में आ रही है क्या, जिधर आवृत्ति ज्यादा है उधर तरंग दैर्ध्य लैम्डा क्या हो गया, कम हो गया। आवृत्ति कम हो गई तो लैम्डा ज्यादा हो गया। और इस सभी EM वेव्स को हम क्या कर सकते हैं, इसमें अरेंज कर सकते हैं। जैसे गामा रेज होती हैं, फिर एक्स रेज होती हैं, फिर UV होती हैं, ठीक है। गामा, एक्स, UV, दृश्य, गामा किरण, एक्स किरण, मैं रे लिख दूं क्या गाइस, रेज, UV, दृश्य प्रकाश, ठीक है। और इसके बाद में जैसे रेडियो वेव्स आती हैं, FM वगैरह वेव्स आती हैं, फिर उसके बाद में भी माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, ठीक है। जैसे इसके बाद IR, फिर सूक्ष्म, फिर रेडियो, ठीक है। देखो फिर इसके बाद में IR, फिर सूक्ष्म रे, ठीक है, फिर रेडियो वेव, है ना। देखो बच्चों, मैंने हिंदी इंग्लिश सारी मिक्स कर दी है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, सबको हमने आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के एक बढ़ते या घटते क्रम में जमा लिया है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, विकिरण स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों को
आवृत्ति या वेवलेंथ, दोनों में से किसी में भी, क्योंकि दोनों आपस में साथ में चलेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आवृत्ति या वेवलेंथ के या तो बढ़ते में ले लो या घटते में ले लो, क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम होता है। तो ये क्या है? एक स्पेक्ट्रम है। इसमें हमने क्या कर लिया? आवृत्ति में और तरंगदैर्ध्य के बढ़ते घटते क्रम में इनको अरेंज कर लिया है। ठीक है। अच्छा देखो, एक मैं आपको बताता हूं दृश्य प्रकाश के बारे में। देखिएगा बच्चों, दृश्य प्रकाश, ठीक है, 7 अलग अलग लैम्डा वाली 7 तरंगें होती है। किसमें? दृश्य प्रकाश में, जो 7 भिन्न रंग दर्शाती है ना। दृश्य प्रकाश क्या है? सूर्य का प्रकाश जो है वो एक दृश्य प्रकाश है। उसका रंग कैसा है? व्हाइट लाइट बोलते हैं, श्वेत प्रकाश इसको बोलते हैं। तो इस दृश्य प्रकाश में क्या है? 7 अलग अलग तरंगदैर्ध्य होती हैं जिनके अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है। तो ये कहां से कहां होती है देखना जरा। मैं अब इसको लिख बता रहा हूं आपको, है ना। VIBGOYOR, देखना बच्चों, ये क्या है? वॉयलेट कलर है, ये रेड कलर है ना। वॉयलेट कलर जो है, रेड कलर की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, लैम्डा अधिकतम होता है, और इनमें लैम्डा क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है। इसमें आवृत्ति क्या होगी? अधिकतम हो जाएगी फिर इसके हिसाब से, तो है ना। और इसमें आवृत्ति क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी बच्चों, बताइए। ये क्या है? बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये क्या है? 7 वो कलर हैं जो दृश्य प्रकाश में होते हैं। ये भी क्या है? दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम है गाइस। ठीक है। तो लैम्डा, इधर वॉयलेट कलर जो होता है उसका लैम्डा कम होता है और रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है ना। इसीलिए वॉयलेट पास से ही देखा जा सकता है, दूर से नहीं देखा जा सकता। लैम्डा जो है अधिकतम है, मतलब दूरी बहुत ज्यादा चलती है। कौन? रेड। ठीक है। और एनर्जी जो है ना, ऊर्जा भी देख लो, ऊर्जा अधिकतम, ऊर्जा न्यूनतम। रेड की ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो ये क्या है? आपके दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम है जो इस तरीके से होता है गाइस। ठीक है ना। तो देखिए, आज हमने क्या पढ़ा है? EMR पढ़ा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, और स्पेक्ट्रम के बारे में हमने जाना है। ठीक है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हमने लिखी हैं, कुछ क्वेश्चंस आप बुक से इसको रेफर करके क्वेश्चन करने की कोशिश करना। हम कल आकर के इस पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में या अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सो बी रेडी विद दीज फॉर्मूलाज एंड आप कुछ प्रैक्टिस भी करके आइएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द लेक्चर। चलते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, जो हमारा संभवतया होगा, या फिक्स मान लीजिए आप क्या होगा, वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी होने वाला है। ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच।